नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची खबर, सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के सुल्तानपुर जिले में अभी एक दिन पहले क्या हुआ ये हमने आपको बताया था। अब इस एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड में जो खुलासा हुआ, जो कबूलनामा आया हत्यारें का, हत्याकांड को अंजाम देने वाले पत्नी और उसके प्रेमी का, वो हम आज आपको बताएंगे। इसके साथ ही माँ के बुरे कर्मों का, माँ के काले कर्मों की सजा अब कौन भुगत रहा है, सबसे बड़ी बात वो है। 3 बच्चे जो हैं, जिनमें से सबसे छोटा बेटा 4 साल का है। आप कल्पना कीजिए, 4 साल का बच्चा क्या माँ के बिना रह सकता है? एक 4 साल का बच्चा है, एक 10 साल की बेटी है, उसके बाद एक 16 साल की बच्ची है। 3 बच्चे हैं, पिता की हत्या हो गई, माँ हत्या केस में जेल में पहुंच गई। अब उन 3 बच्चों का कोई सहारा नहीं। इतने बड़े लोग समाज सेवी बने घूम रहे हैं, दलितों का ठेका उठाने। एक लोगों ने हमारे पास कमेंट किया कि ये किस परिवार के हैं, बच्चा जो पति था कौन था। हम आपको बता दें, ये लोग दलित हैं। दलितों का ठेका उठाने वाले बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े समाज सेवी समाज में घूम रहे हैं। इन 3 बच्चों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। अगर आप सुल्तानपुर से हैं, भीम आर्मी के लोग जो दलितों के लिए कहीं भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, इन 3 बच्चों के पास खाने के लिए ढंग से नहीं। पिता अकेला कमाता था, उसकी मजदूरी से परिवार चलता था। पिता की हत्या हो गई, माँ जेल में चली गई। अब 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ा उसमें कौन है? एक 16 साल की बिटिया है। उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, कैसे न करे। एक बूढ़ी माँ है जो 60-65 साल के ऊपर है, जिसका चलना अब दूभर है। उसे नहीं पता कि इन 3 बच्चों को कौन ख्याल रखेगा, कैसे ये बच्ची को जियाए। 4 साल का बच्चा बिलक बिलक कर रात भर रोया है। आज भी वो कभी माँ को याद करता है तो रो लेता है, माँ कहाँ है, माँ कहाँ। एक बच्चा पिता के बिना तो रह सकता है, लेकिन एक 4 साल का बच्चा माँ के बिना कैसे रह पाएगा, सोचिए। 2 दिन से बच्चे जो है खिचड़ी खा रहे हैं। अगर इतना समाज के ठेकेदार बनते हैं लोग, जो लोग ठेका उठाते हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं, जाइए भैया उन 3 बच्चों को कुछ ना कुछ मदद पहुंचा दीजिए, ताकि उन बच्चों को ढंग से निवाला मिल सके। कम से कम 4 साल के बच्चे को दूध तो मिल सके। बहुत बुरी कंडीशन में है। अगर आप लोग सुल्तानपुर से जो लोग भी देख रहे हो और वहां तक पहुंच सकते हैं, भले सुल्तानपुर से न हो, अगर आप किसी नेता नगरी को जानते हैं जो थोड़ा सा ठेकेदारी करता है कि हाँ हम इस फला समाज के संघार, मतलब वो हैं, मददगार हैं, इस समाज सेवा के, इस जो बिरादरी है उसके ठेकेदार बनते हैं, तो ये दलित समाज का परिवार है। एक गलती हुई है जिससे ये परिवार बिखर चुका है। लेकिन 3 बच्चे अभी भी घर में हैं, जिनको खाने की जरूरत है, क्योंकि पिता नहीं है, बूढ़ी माँ है। बस उनके भाई लोग हैं तो वो खुद ही मजदूरी करते हैं, तो वो क्या अपना परिवार चलाएं, क्या इनका परिवार चलाएं। तो जो लोग हैं तो वो इस बात को अगर हमारी सुनते हो तो इन परिवारों तक मदद पहुंचा देंगे तो बहुत एहसान रहेगा। शायद वोट तो ये नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको दुआएं बहुत जरूर देंगे। और जो काम आप कर रहे हैं कि हम इस बिरादरी के ठेकेदार हैं, हम इस बिरादरी को उठाने में मदद कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी सी सच्ची दुआएं आपको मिलेंगी। बाकी दिखावा तो सब करते हैं। सुल्तानपुर में जो हुआ वो एक सनसनीखेज था। अब इस मामले में हमने जो अपील थी वो बता दी। अब मैं आपको वो बता रहे हैं जो सनसनीखेज खुलासा सामने आया है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ। जो पूजा, जो पत्नी थी, जो पति महेश की लाश को पकड़कर बिलक बिलक रो रही थी, आखिर अचानक से उसने इस हत्याकांड की साजिश का प्लान क्यों बनाया, क्यों उसने अपनी पति को बेदर्दी से मौत के घाट उतराया, ये सब हम आज आपको बताएंगे। जो उसने पुलिस के सामने बताया वो बनाए। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप, जो पूजा है, जब इस हत्याकांड की खबर सामने आई वो उसने किस तरह से रिएक्शन किया और उसको देखकर किस तरह से लोगों का कलेजा फट गया था कि पत्नी, उनको यकीन नहीं हुआ जब इस केस का खुलासा हुआ कि इस केस में पत्नी शामिल है। सुनिए, जब ये पूरा घटनाक्रम आया तो उसने क्या कहा, किस तरह से उसका व्यवहार था। मरगा लावे हमका नाई मरगा मछली ले माय खा 3 घंटे एक बात इतना कहीं नहीं करे और कुछ ना। 6:30 बजे
क्यों उसको झगड़ा झंझट करना है? सबके दुआर बैठे रहे। सवेरे कैसे पता लगा इनके? सवेरे रतिया कह रहे हैं पत्नी पूजा की इन आंसुओं को देखकर जिस तरह से वो रो रही थी, जिस तरह से पूरे बिखर जा रही थी, बेहोश हो जा रही थी, इस तरह के उसको देखकर ना हर कोई को बड़ा तकलीफ हो रहा था। हर किसी का कलेजा फटे जा रहा था। एक माँ अपने 3 बच्चों को अपने आंचल तले समेटे अपने पति की मौत का दुख मना रही है, और वो दुख ऐसा है कि दूसरों को देखकर भी आंखें नम हुई जा रही। लेकिन इससे पहले पति की अर्थी उठती पुलिस की जीप पहुंचती है और पूजा को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाने लगती है। गांव के आदमी, हर आदमी जानना चाहता है आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों पुलिस पूजा को पकड़ के लेके जा रही है। और इसके बाद जो पुलिस खुलासा करती है, गांव का हर आदमी सन्न रह जाता है। इस हत्याकांड में, इस पति की हत्या में पूरी तरह से पूजा शामिल होती है। यहाँ तक कि जब इस हत्याकांड दलित महेश की हत्या को अंजाम दिया जाता है, उस वक्त भी पूजा मौजूद रहती है और इस हत्या में पूजा भी अपना पूरा साथ देती है। जहां इसका प्रेमी ने चाकू से पति महेश का गला रेता था, तो वहीं पूजा ने ईंट से 3-4 वार महेश के सीने पे किए और उसका एक वार जो है उसके सिर पे किए, जिससे उसका जबड़ा हिल गया। और इस सब पूरा राज का पर्दाफाश हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जिससे ये पता चला कि हत्या से पहले महेश को बुरी तरीके से किसी भारी चीज से मारा गया था और उसके बाद उसके गर्दन को काटा गया। अब हम आपको पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कब कैसे क्या हुआ, और जो पूजा ने वो क्या बताया कि आखिर उसे कैसे अचानक से हुआ कि अब पति को मरवाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं पड़ेगा। ये सब हम आपको बताएं। सुल्तानपुर में एक पत्नी ने प्रेमी से अपने पति की हत्या करवा दी। पति का शव गुरुवार सुबह जो है एक बाग था जो बाजार इसके घर के बीच में पड़ता था, और बाजार के लिए पति निकला था, उस बाग में मिला था। पत्नी लाश से लिपटकर चीखती चिल्लाती रही। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाई, तो शक के आधार पर गांव पड़ोस के गांव में रहने वाले एक युवक पर शक किया, जिसके बाद पुलिस ने उस युवक को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ किया, तो उसने जो खुलासा किया उसके बाद पुलिस भी सन्न रह गई। उसने बताया कि इस हत्याकांड में मैं अकेला नहीं बल्कि महेश की पत्नी, जो वहां महेश की लाश से लिपट कर रो रही, वो भी इस हत्याकांड में शामिल है। जिसके बाद पुलिस गांव पहुंचती है। घर से अर्थी उठने के दौरान ही आरोपी पत्नी पूजा को पुलिस हिरासत में लेती है। गांव वालों को भरोसा ही नहीं हुआ कि यह वही महिला है जो कुछ घंटे पहले पति की लाश के सामने बैठकर दहाड़े मारकर रो रही थी। आरोपी के मुताबिक प्रेमिका ने ही पति के घर से निकलने पर उसको उसकी लोकेशन बताई, ये बताया कि पति कहां जा रहा है, क्या करने जा रहा है और कब तक आ सकता है। ये पूरा मामला है सुल्तानपुर जिले के चांदा कोतवाली क्षेत्र के किंदीपुर गांव का। अब पूरा घटनाक्रम सुनिए। चांदा कोतवाली क्षेत्र के किंदीपुर गांव के रहने वाले गंगादीन, इनके गंगादीन के हैं 4 बेटे। सबसे छोटा बेटा था महेश की पत्नी का नाम पूजा और इनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। सबसे पहले सबसे बड़ी बेटी 16 साल की प्रिया, दूसरी बेटी 8 साल की सुंदरी और एक सबसे छोटा बेटा 4 साल का समर। बड़ा परिवार भलक था और इसके साथ ही जो महेश की मां कौशल्या वो भी इन्हीं के साथ रहती थी। पिता का बताते हैं कि 3 या 4 साल पहले देहांत हो गया था। लिहाजा महेश अपने किसी प्राइवेट नौकरी करता था, उसी नौकरी के सहारे जो है पूरा ये अपना घर परिवार संभालता था। कोई बहुत ज्यादा संपन्न परिवार नहीं था, ना ही कोई खेती किसानी की जमीन इनके पास थी। जो था वो नौकरी था, नौकरी से ही सब कुछ चल रहा था। बताते हैं कि महेश जो है यहाँ पर नौकरी करने से पहले साल 2025 से पहले महेश जो है लुधियाना में नौकरी करता था और तब करीब इस जनवरी में ही 2025 जनवरी में ही महेश गांव लौट कर आया। फिर यहीं पर वो नौकरी ढूंढकर यहीं पर नौकरी करके रहने लगा। 38 साल के महेश को गुरुवार सुबह जो किन्नीपुर गांव के आगे एक बाग है, उस बाग में उसकी लाश मिली। लाश का जब देखा गया तो साफ साफ था कि महेश की हत्या की गई है। उसके गर्दन को किसी धारदार हथियार से काटा गया था, जिसके बाद पूरे गांव में इस बात की हड़कंप मच गया। गांव वालों ने लाश को देखते हुए इस बात की जानकारी महेश के परिवार वालों को दी। मौके पर
उसकी पत्नी पूजा, मौका शल्या, बड़ी बेटी, छोटी बेटी सब वहां पहुंच जाते हैं और सब लाश से लिपट कर बेसुध होकर रोने लगते हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमें कौन खिलाएगा, हमें कौन बड़ा करेगा। सब परेशान, सब वो हैरान। गांव के लोगों की भीड़ उठ जाती है। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। इस तरह से एक दलित युवक की हत्या की खबर मिलते ही, क्योंकि दलित युवक की जब बात आती है तब तुरंत ही नेता नगरी शुरू हो जाती है, दुनिया भर के ट्वीट होने लगते हैं और सोशल मीडिया पर होने भी लगे थे। लोग इस चीज पर, जो कुछ लोग हैं जो एक समाज, एक बिरादरी के ठेकेदार बनते, उन्होंने तुरंत ट्वीट करने लगे कि देखिए एक दलित की फिर से हत्या हो गई, योगी राज में देखो किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, एक दलित की गला रेत कर बेदर्दी से हत्या कर दी गई, इसके 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इन बच्चों को कौन सहारा देगा। दुनिया भर के ट्वीट होने लगे। लिहाजा गंभीरता समझते हुए पुलिस ने 4 टीमें बनाई और इस हत्याकांड की जांच में जुट गई। सबसे पहले पुलिस महेश के शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहीं 4 टीमें इस पूरे जांच में जुट जाती हैं। 2 टीमें सर्विलांस में लगती हैं, वहीं 2 टीमें गांव वालों से पूछताछ करने में जुट जाती हैं। गांव वालों से पूछताछ के दौरान पुलिस को कोई ऐसी बातें पता चलती हैं जो थोड़ा संदेह वाली थी। पुलिस को गांव वालों से बातचीत करने में थोड़ा सा, जो पूजा है जो रो रही थी, बिलख रही थी, उसके ऊपर कुछ संदेह हुआ। गांव वालों के मुताबिक पूजा का कोई प्रेम प्रसंग वाला मामला चल रहा था। अब ये गांव वालों ने क्यों किया? दरअसल बताते कि 6 महीने पहले ही पूजा को, जो उसका पति महेश ने, गांव के ही एक डांगर करके है, डांगर उर्फ जयप्रकाश, उसके साथ प्रेम प्रसंग यानी प्रेम लीला में लिप्त होते हुए देख लिया था। उस दौरान जो महेश ने खूब गुस्सा हुआ था, डांटा फटकारा भी, लेकिन अपने 3 मासूम बच्चों को चेहरा देखते हुए उसे सोचा कि अगर हम इसे भगा देते हैं या इसे छुटका लेंगे तो हमारे 3 बच्चों का देखभाल कौन करेगा, वहीं उसकी माँ भी है, तो ऐसे में उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। लिहाजा एक आखिरी मौका देते हुए महेश ने पूजा को छोड़ दिया था। जब पुलिस को इस बात की जानकारी हुई तो लिहाजा पुलिस का माथा ठंडा कि यार कुछ गड़बड़ है। लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले पूजा के ही फोन को सर्विलांस पर डाला और उसकी कॉल डिटेल निकलवाई और उसकी लोकेशन भी निकलवाई कि लोकेशन के वक्त पूजा का फोन कहाँ गया। जब पुलिस ने पूजा की कॉल डिटेल निकलवाई तो एक नंबर पुलिस को संदिग्ध लगा, जिसमें पिछले 6-7 महीनों से कुछ ज्यादा ही बातचीत हो रही थी और ये बातचीत जो है थोड़ी बोड़ी नहीं थी, बहुत लंबी बातचीत थी। लिहाजा पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो पता चला ये जो नंबर है ये चांदा कोतवाली, चांदा थाना क्षेत्र के ही बड़ा गांव के रहने वाले जयप्रकाश उर्फ डंगर का है। इसके बाद पुलिस जो है डंगर के पास पहुंचती है, डंगर को हिरासत में लेती है। डंगर अपनी दुकान के पास से पुलिस को मिल जाता है और इसके बाद जब डंगर से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तब डंगर जो बताता है वो पुलिस के कान खड़े कर देते हैं। गांव वालों से जो सूचना मिली थी, डंगर से वो सूचना एकदम पक्की हो जाती है कि हाँ, उसका महेश की पत्नी पूजा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और 6 महीने पहले इस बात को लेकर जो है थोड़ा झगड़ा भी हुआ था। तब महेश ने हमको इस बात की हिदायत दी थी कि हमारी पत्नी से दूर रहना, दोबारा कभी मिले तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद पुलिस जो है गांव पहुंचती है किंदीपुर। यहां पर से जब अर्थी उठ रही थी इसी दौरान पुलिस की जीप पहुंचती है, महिला पुलिस साथ होती है और महिला पुलिस महिलाओं की भीड़ के बीच से रो रही, दहाड़े मार के चिल्ला रही पूजा को हाथ पकड़ के उठाने लगती है। गांव के लोग सब सन्न रह जाते हैं कि आखिर ये क्या मामला है, जो पत्नी रो रही उसे पुलिस क्यों लेके जा रही है। इस दौरान जब पुलिस, महिला जो पुलिस है पूजा को जब गाड़ी की तरफ बैठाने लगती है तो पूजा बेहताशा और ज्यादा जोर जोर रोने लगती है, जिसके बाद पुलिस, गांव के लोगों को थोड़ा गुस्सा भी भड़कता है। गांव वाले पूछते हैं क्या मामला है, आप पहले बताओ तो इसको लेके जा रहे हो। तब जो अधिकारी थे वो पुलिस को बताते हैं दरअसल हमें शक है कि महेश की हत्या में ही पूजा शामिल है और उसने एक प्रेमी, अपने प्रेमी के साथ, जिसके साथ इसकी लगातार बातचीत हो रही थी, उसके साथ ही मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और हम इसी बारे में उससे पूछताछ करने के लिए उसे लेके जा रहे हैं। पुलिस जब इसे थाने लेके आई, पूजा इससे पूछताछ शुरू करी तो शुरुआत में ये जो पूजा है पुलिस को गुमराह करने लगी। इसने बताया कि बुधवार शाम को जो पति महेश है वो उससे कहते हैं कि हम मुर्गा लेने बाजार जा रहे हैं, आज मुर्गा बनाएंगे। इसके बाद तो इस पर ये कहती, मैंने पति से कहा नहीं मुर्गा मतलब मछली को सबको पसंद आती है, बच्चों को भी मछली पसंद है, यह मछली लिया। जब
वो चला जाता है और इसके बाद वो कहती है हमारे पास मोबाइल भी नहीं है, हमारा मोबाइल रिचार्ज भी नहीं है, हमें पता नहीं कैसे क्या हुआ। और रात भर में जब वो आते नहीं है तो सुबह हम फिर मतलब घर वालों को सबको बताते हैं आए नहीं, सुबह हम लोग खोजी भी नहीं। तब इस दौरान हमें पता चलता है जो बाग है वहां पर जो है महेश की लाश पड़ी है। तब हमें पता चलता है इस हत्याकांड में हमको हमारा कोई लेने देने। इसके बाद पुलिस जब डंगर उर्फ जयप्रकाश को पूजा के सामने लाते हैं तो पूजा मतलब कहें सन्न रह जाती है। इसके बाद पुलिस वो कॉल डिटेल रखती है कि तुम्हारे पास जो मोबाइल है उस मोबाइल से तुम्हारा और इनका नंबर पे बातचीत लंबी लंबी हो रही है, आखिर तुम्हारा इनका रिश्ता क्या है। जब पुलिस शक्ति बरसती है तो पूजा अपना गुनाह कबूल कर लेती है और ये कहती है कि हाँ मेरा जो है डंगर यादव उर्फ जयप्रकाश से पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था जब मेरा पति लुधियाना में था। पूजा ने बताया कि हमारे बीच प्रेम प्रसंग की शुरुआत इस दौरान हुई क्योंकि हमारा पति काम के सिलसिले में बाहर रहता था। इस दौरान जब हम जाते थे चूंकि बाजार जाना आना हमको ही करना पड़ता था और डंगर यादव जो है इसकी बाजार में पेट्रोल डीजल बेचने की दुकान है, ठीक। तो इसी दौरान हमारा बातचीत शुरू हुई और हमारे बीच चूंकि मैं अकेले रहती थी तो हमारे बीच जो है प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। शायद महेश को हम पर शक हो गया हो या जो भी हो, 1 साल पहले महेश ने लुधियाना की नौकरी छोड़कर यहाँ पे आ गया और यहीं से काम अपना धंधा मतलब जो भी नौकरी है जो भी मजदूरी है वो सब यहीं से करने लगा। महेश के यहाँ आ जाने की वजह से अब हम लोग मिल नहीं पा रहे थे और हमारी ये तलब जो है लगातार बढ़ती जा रही थी। हम मिलना चाहते थे लेकिन मिल नहीं पाते। 6 महीने पहले करीब हम लोग चोरी छुपे जब मिले तो इस दौरान जो है महेश ने हमें और जयप्रकाश उर्फ डंगर को एक साथ देख लिया, जिसके बाद खूब झगड़ा हुआ। इस दौरान महेश ने मेरे ऊपर मतलब मारा पीटा भी और आखिरी उसने लेकिन मुझे छोड़ा नहीं। उसने मुझे आखिरी वार्निंग दी कि दोबारा किया तो समझ लेना अंजाम बुरा होगा। दरअसल महेश को ये सब मतलब इतना सब देखने के बाद भी उसने अपने पत्नी को बख्श दिया। उसकी वजह थी उसके 3 बच्चे। महेश अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। उसको ये था कि अगर ये चली गई तो हमारे 4 साल का छोटा सा बच्चा है, अब 6 महीने पहले समझ लीजिए तो 3.5 ही का होगा। उस 3.5 साल का बच्चा बेटा है, एक 7.5 साल की बेटी है, एक बड़ी बेटी है, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। लिहाजा उसने अपने बच्चों का लिहाज करते हुए पूजा को 6 महीने पहले बख्श दिया उसे, लेकिन इस चीज की चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा ना हो, अब तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन जो है ये दोनों जो हैं चोरी छुपे एक दूसरे से फिर भी बातचीत करते रहे और इसकी जड़ क्या है, फोन मदद करता रहा पूजा और जयप्रकाश को एक दूसरे से जुड़े रहने में। दोनों चोरी छुपे जब महेश जो है काम के सिलसिले में चला जाता तब जयप्रकाश और पूजा, जयप्रकाश तो दुकान ही काम करता था तो उसको कहीं ऐसा है नहीं कि नौकरी वोकरी जाना हो, तो दोनों के बीच में फोन पर लंबी चौड़ी बातचीत होती थी। इस दौरान ये प्यार कहीं और बढ़ता जा रहा था। अब जो है पूजा और जयप्रकाश एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते। वो ये था कि हमें अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि हम साथ रहें। बताते हैं ये घटना जब हुई यानी बुधवार की रात को जब महेश को हत्या किया गया उसके 3-4 दिन पहले एक बार फिर जब दोनों मिले तब महेश को शक हुआ और महेश ने एक बार फिर से दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। ये दूसरी बार ऐसा था जब महेश ने इन्हें पकड़ा था। अब ये बताया जा रहा सच है कि नहीं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि ऐसा भी हुआ था कि महेश ने इस घटना से 2-3 दिन पहले भी पूजा और उसके प्रेमी जयप्रकाश को एक साथ देख लिया था और इसी की बात से जो है पूजा को एक बार फिर से महेश ने डांटा फटकारा। जाहिर सी बात है मारा भी होगा, लेकिन फिर अपने बच्चों के चलते एक बार और मौका दे दिया। शायद महेश की सबसे बड़ी गलती यही हो गई। उसे लगा कि जिस तरह से बच्चों की चिंता शायद वो करता है उसी तरह पूजा को भी अपने बच्चों की चिंता होगी, लिहाजा वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। भले बहक गई है लेकिन बच्चों की वजह से वो भी शायद सही रास्ते पा जाए, लेकिन महेश से यही सबसे बड़ी चूक हो गई। दोबारा जब पकड़े गए तब पूजा और जयप्रकाश को लगा कि इसके रहते हम लोग कभी सुकून से मिल नहीं सकते, लिहाजा जब तक महेश है तब तक हमारा मिलना संभव नहीं हो, फिर आगे चीज नहीं बढ़ सकती। लिहाजा इन्होंने सोचा कि महेश को रास्ते से हटाना ही अब एकमात्र रास्ता बचा है, अगर इसे हम नहीं हटाएंगे तो फिर सब कुछ होगा। लिहाजा प्लान ये इन्होंने बनाया कि महेश को हम मार डालेंगे। इसके बाद जो डंगर और जयप्रकाश उर्फ जयप्रकाश जो है वो पूजा और उसके तीनों बच्चों को अपने साथ रखेगा और उनका ख्याल रखेगा।
ये पूरा प्लान था। आपको ये भी बता दें कि जयप्रकाश उर्फ डंगर जो है वो कोई ऐसा नहीं कि अविवाहित था, वो भी शादीशुदा है, उसके भी 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का पिता है। लेकिन उसके बाद भी कहे ना कि जब चरित्र ही खराब हो तो क्या कह सकते, तो उसको अब भी अपने परिवार की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो उस समय तो पूजा के प्यार में पड़ा था कि पूजा अच्छी दिखती है, अच्छी है, चलो इसके साथ सही है, इसके साथ पति को ठिकाने लगा देंगे, इसके बाद दोनों इसके 3 बच्चों और इसको मैं अपने साथ रखूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। इस बात से पूरी इसकी प्लानिंग थी। लिहाजा प्लान पूरा बना चुके थे। बुधवार को जब महेश जो है बाजार के लिए निकला कि हम मुर्गा लेने जा रहे हैं, तो पत्नी ने कहा मछली लेके आना। और जैसे ही महेश बताते हैं कि बाजार के लिए निकला, सबसे पहले जो पूजा है वो बताते हैं जयप्रकाश के पास गई, जयप्रकाश के घर पे गई, वहां पे ये बताया कि आज ही महेश को ठिकाने लगाना और वो बाजार गया है मछली लेने। तुरंत जयप्रकाश भी प्लान में लग जाता है। बताते हैं कि वो दुकान बंद करता है और इसके बाद चूंकि किंदीपुर बाजार में ही इसकी दुकान थी, दुकान बंद करता है और महेश को ढूंढना शुरू कर देता है। महेश इसको बाजार में मिल जाता है। इसके बाद महेश को बहाने से वो क्या कहता है, शराब वराब पिलाता है, शराब पिलाता है और इतनी शराब पिलाता है कि महेश बेसुध हो जाए। इस दौरान महेश शायद जयप्रकाश को रोकता भी है कि यार अब न मिलाओ नहीं तो घर नहीं पहुंच पाऊंगा, तो वो भरोसा दिलाते चिंता मत करो यार, हम है ना, हम तुमको पहुंचा देंगे, काहे परेशान, लो पियो यार, कभी कभार तो ऐसा मौका आता है। लिहाजा महेश एकदम ज्यादा बेसुध हो गया। इसके बाद घर छोड़ने के बहाने रात के करीब 12 साढ़े 12 के ऊपर हो गया, तब ये महेश को लेकर घर आ रहा था। इस दौरान जो बाग पड़ता है किंदीपुर बाग में, यहीं पर एक पेड़ के नीचे जो है जयप्रकाश उर्फ डंगर जो है महेश को गिरा देता है। इसके बाद जयप्रकाश महेश की पत्नी को फोन करता है। रात का 1-1:30 बज रहा होगा उस समय, और फोन करता है कि महेश को चूर्ण कर दिया है, अब आगे क्या करना है। चूंकि रात के 1:30 बज रहे थे, उस वक्त बताते हैं कि बच्चे सो चुके थे, जो बूढ़ी माँ है वो भी सो चुकी थी। लिहाजा पूजा भी वहां पहुंच जाती है जहां पर महेश के हत्या करने का आगे का कार्यक्रम होना। बाग के पेड़ के पास पहुंचती है। यहां पर था कि अब बेसुध होकर पड़ा है महेश, उसको कुछ होश नहीं, कौन है कौन नहीं, वो हिल भी नहीं पा, समझ लो इतना नसीब था। इसके बाद बताते हैं कि पूजा एक ईंट उठाती है और उस ईंट से वो महेश के ऊपर सीने में और जबड़े में यहाँ पर वो ईंट से वार करती है। और उसके बाद जो महेश था, वो जयप्रकाश उर्फ डंगर था उसका प्रेमी, वो चाकू से उसकी गर्दन काट देता है। वहां पर वो थोड़ी देर करते हैं, जब वो मर जाते हैं। इसके बाद थोड़ी दूर पे ही जाके वो क्या करते हैं, वो उस ईंट और चाकू को मिट्टी में गाड़ देते हैं ताकि किसी को उस पर मिल ना पाए। और इसके बाद दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। और जो पूजा थी वो अपने बच्चों के पास जाके बैठ जाती है और रात भर ऐसा दिखाती कि वो रात भर पति की चिंता में जगती रही है कि पति आ जाए तो कहाँ गया, इस तरह से पूरा दृश्य बना रखा कि हम हैरान हैं, परेशान हैं। सुबह जैसे ही गांव के लोग निकलते हैं तो उन्हें बाजार में वो लाश दिख जाती है। लाश दिखते ही पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। पता चलता है ये जिसे रात भर खोज रहे थे वो तो ये महेश जो है नीचे पड़ा हुआ है, लाश उसकी पड़ी हुई है। फिर पूरा ड्रामा दोनों रस्ते हैं। जब पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तो बताते हैं वहां जयप्रकाश उर्फ डंगर भी मौजूद था। जब सब पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे, ये सब देख रहे थे कि किस तरह से पूजा रो रही है। तो इसके बाद फिर उनका राज खुलता है। हत्या की वजह यही थी कि वो दोनों मिल नहीं पा रहे थे। जब से महेश लुधियाना से अपनी नौकरी छोड़ के आया तो मिलन की तड़प जो थी दरअसल हत्या की प्रमुख वजह बनी। ऊपर से 2 बार हो चुका था जब महेश ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था, और इस वजह से पूजा को यह लग रहा था कहीं अगली बार हम मिले और महेश ने हमें पकड़ लिया तो शायद वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लिहाजा इससे पहले वो हमें मारे उसे ही मार डालते हैं, क्योंकि मिलेंगे तो है ही है भाई, अब मिलन की आग ही इतनी भयंकर हो जाती है। इस वजह से उन्होंने इस पूरे हत्या की साजिश रची। उन्होंने इस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया कि ऐसा लगे कि ये नशे में था, किसी से झगड़ा हुआ होगा, लिहाजा किसी ने इसे मारा पीटा और फिर इसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर मिट्टी में दबा चाकू और खून से सना ईंट भी बरामद कर लिया। इसके साथ ही दोनों के मोबाइल भी पुलिस को मिल गए।
पुलिस ने संदेह के आधार पर पूजा के मोबाइल का सर्विलांस पे लगाया था। सर्विलांस से निकाले गए सीडीआर और कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि पूजा और जयप्रकाश के बीच में 6 महीने में लंबी बातचीत हो रही थी। बुधवार के दिन पूजा और जयप्रकाश ने जिस दिन हत्या हुई उस दिन बताते हैं पूजा और जयप्रकाश उर्फ डंगर के बीच में करीब 20 बार कॉल किए गए, यानी एक दूसरे से जिस दिन हत्या की साजिश को इन्होंने अंजाम देना था 20 से ज्यादा बार एक दूसरे को कॉल किया और एक दूसरे से बातचीत की। वहीं रात में वारदात के समय भी दोनों के मोबाइल पर बातचीत होने के सबूत मिले, यानी जब हत्या को अंजाम दिया इसके बाद ये अपने अपने घर आ गए तब भी इनके बाद बातचीत हुई। पूजा ये दिखा रही थी कि वो अपने रिश्तेदारों को फोन करके पूछ रही है कहाँ है, लेकिन असल में बातचीत जो है जयप्रकाश से चल रही। जब ये सब सीडीआर में निकला तो दोनों के हाथ मतलब जो है पूरी कड़ियां जोड़ती चली गई। प्लस पुलिस ने जब लोकेशन निकाली, इनके मोबाइल की लोकेशन निकाली तो पता चला कि बुधवार रात 9:30 से 10 बजे के बीच जो है पूजा की लोकेशन प्रेमी डंगर के घर के आसपास थी। वहीं रात में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ही दोनों की लोकेशन उस बाग के पास मिली जहां पर महेश की लाश मिली थी। ये सब सबूत ऐसे थे जिनसे ये साफ हुआ कि हाँ इस हत्याकांड में पूजा और जयप्रकाश उर्फ डंगर शामिल है और इन्हीं दोनों ने ही मिलकर पूरी साजिश रची और पूरी इस वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में जयप्रकाश उर्फ डंगर का कहना था कि उसकी योजना ये थी कि महेश को रास्ते से हटाकर बच्चों को अपने पास रखने और मतलब पूजा को अपने साथ रखने का उसका पूरा प्लान था कि किसी तरह से हटाएंगे। और चूंकि गरीब आदमी है, कौन इसकी हत्या पर इतना साफ जांच पड़ताल करेगा, यही हो जाएगा शराब के नशे में था, किसी से झगड़ा हुआ और उसने मार डाला। लेकिन चूंकि दलित था महेश, इस वजह से इस हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया, 4 टीमें बनाई और हर पहलू को ध्यान में रख के पूरी जांच पड़ताल की। गांव वालों से पूछताछ में भी ये बात सामने आई। सूत्रों के मुताबिक जो है महेश की पत्नी पहले भी अवैध संबंध जो है इसके उजागर हुए थे। करीब 6 महीने पहले हमने आपको बताया कि पूजा डंगर उर्फ जयप्रकाश के साथ पकड़ी गई थी, तब महेश ने उसे डांट कर छोड़ दिया था, डांटा था, मारा भी था और वार्निंग भी दी कि ऐसा दोबारा करो, बच्चों की चिंता करो, कहाँ ये सब में तुम पड़े बहक रहे हो। उस वक्त उसने अपने बच्चों के ध्यान में रखते हुए उसे छोड़ दिया। लेकिन बताते हैं कि चोरी छुपे डंगर और पूजा का मिलना जारी रहा। घटना से 3-4 दिन पहले भी बताते हैं कि पूजा को जो पति महेश ने डंगर के साथ पकड़ा था तब भी उसने ये कहा था कि इस बार तुम पर केस कर देंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा दोनों के ऊपर, कि दोनों के ऊपर पुलिस में रिपोर्ट लिखा देंगे, तब तुम लोगों की अकल ठिकाने आएगी। और इस बात से दोनों घबरा भी गए थे कि अगर कहीं अगली बार ये पकड़ा गए तो फिर ये हमें छोड़ेगा नहीं, लिहाजा इससे पहले ये हमें कुछ करे, हमें ही इसे रास्ते से हमेशा हटाने पड़ेगा, तभी हम आपस मिल सकते हैं और तभी हमारी प्रेम कहानी जो है आगे बढ़ सकती है। वहीं कुछ गांव वालों का कहना है, दबी जबान में सब सामने नहीं कहते, लेकिन कहते हैं कि पूजा का जो चरित्र था मतलब उसके ऊपर कई लोग उंगली उठाते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि डंगर से ही, इसके अलावा भी 1-2 लोगों से शायद पूजा के संपर्क थे। ये लोगों को कहना है, अब सच है या झूठ, लेकिन गांव के लोग अब तो जानते हैं, कई जब बात खुलती है तो कई सारी बातें बोलते हैं, तो ये भी बात बोली जा रही है। कॉल रिकॉर्ड हमने आपको बताया कि जिस दिन हत्या हुई उस बार 20 से ज्यादा बात कॉल के। वहीं जो दलित महेश की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें भी चौंकाने वाली बात सही आई। वाला माई के क्या बोला भाई कृष्णा यादव जी, क्या कह रहे हैं? वाला माई के, हाँ, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें आई वो भी हम आपको बता देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि हत्यारों ने गला रेतने से पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। मृतक के बाएं जबड़े के नीचे यानी महेश के बाएं जबड़े के नीचे फ्रैक्चर मिला और शरीर पर 4-5 चोटों के निशान भी पाए गए हैं और ऐसा लग रहा था किसी भारी चीज से हमला किया गया। इसी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पूजा और जो जयप्रकाश है और उर्फ डंगर जो है उसने ये कबूल किया था कि पूजा ने पहले ईंट से उसके सीने में कई बार मारा और उसके जबड़े में भी मारा था और उसके बाद जो है छुरे से काटा गया। वही चीज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आई जिससे पूरे हत्याकांड की कहानी से। अब सबसे बड़ी बात, ये सब बात हो गई, हत्याकांड की कहानी भी सुन ली आपने। एक हमारी अपील है, महेश हत्याकांड में मां पूजा के कालो कर्मों की सजा जो है उनके मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। 48 घंटे से अधिक मां जो है सलाखों के पीछे है, पिता की हत्या हो गई, 4 साल का एक मासूम बच्चा जो है समर बिना पूरी मां के, आप सोचो
4 साल का बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता, पिता के बिना तो रह लेंगे लेकिन माँ के बिना रहना उसके लिए। बताते हैं कि पूरी रात वो रो रहा था, खाना है नहीं, गरीब परिवार है, जो नौकरी महज करता था उसकी हत्या हो गई, जो बच्चे कुछ पैसे हैं उसी से पूरा अंतिम संस्कार भी क्रिया हुई। इस दौरान 16 साल की बेटी, एक 8 साल की बेटी, एक 4 साल का बच्चा, रात भर जो बिटिया है छोटी वाली और 4 साल का बच्चा, बताते हैं रात भर रो रहे थे जिसकी वजह से उन्हें बुखार आ गया। 16 साल की बेटी अभी जब उसके खुद खेलने वोलने के दिन हैं, उसे अचानक से महसूस हो रहा है कि अब वो इस घर की बड़ी है, उसे ही इस घर की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम बच्चों के वीडियो आपको दिखा नहीं सकते लेकिन वो बहुत तकलीफ है। बताते हैं कि पिछले 2 दिनों से वो खिचड़ी खा रहे हैं, जो माँ बूढ़ी जो दादी हैं उन्होंने किसी तरह से जो बनाया उसी को खिला दिया। लेकिन जब भी बच्चा होता है 4 साल का, खेल में जब तक मगन रहता है तब तक कुछ नहीं, लेकिन जब भी उसे अपनी माँ का ध्यान आता है वो रोने लगता है। हल्की तबीयत खराब है, बेटी किसी तरह से, बड़ी बेटी जो है वो दोनों बच्चों को संभाल ले ली, लेकिन बिना पैसे वो भी क्या करता है। कमाल की बात यह है, समाज के इतने ठेकेदार, समाज सेवी, नेता नगरी सब हैं, सबको इस केस के बारे में पता है। सुल्तानपुर में तो हर किसी की जबान पे ये चर्चा है कि बताओ एक पत्नी ऐसी भी है जो इतने घड़ियाली आंसू बहा रही थी, लेकिन पत्नी को साइड कीजिए, उसके पाप की जो सजा है उससे मिलेगी, लेकिन इन 4 बच्चों को क्या कसूर है जिन्हें अपनी माँ के किए की ये सजा मिल रही है। अगर आप लोगों में से कोई भी है जो सुल्तानपुर से है, अगर समाज सेवा, सच में समाज सेवा करते हैं, तो इन बच्चों की मदद को बहुत ज़रूरत है। इनके पास पैसे नहीं हैं, गरीब परिवार है, खिचड़ी खा रहे हैं। जो इनका महेश का बड़ा भाई है वो सब भी मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके भी 3-3, 4-4 बच्चे हैं। वो अपने बच्चों का ध्यान रखें कि इनका ध्यान रखें। कुछ दिन तो शायद वो उन्हें खिला भी देंगे लेकिन ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत सारे लोग हैं जो भीम आर्मी है, दलितों के सबसे बड़े मसीहा हैं, लोग बने हुए हैं, उन लोगों को चाहिए कि सच में इन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। तो अगर आप मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ इनके पास जाइए। अपने तौर पर जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल का बच्चा, 8 साल की बिटिया, खाने के लिए कुछ नहीं, 4 साल का बच्चे को दूध तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। ठीक, गांव के लोग जो मदद कर सकते हैं, गांव में कितना कौन धनवान है। अगर आप लोग में बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारे नेता नगरी हैं जो पुण्य काम करते हैं, भला राजनीति के लिए ही करते हैं, तो अगर आप करते हैं तो प्लीज़ इन लोगों की मदद कीजिए। माँ के कर्मों की सज़ा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए, उनका कोई दोष नहीं है। 2 दिनों से वो खिचड़ी खा रहे हैं। तो अगर आप में से कई लोग हैं जो अगर बाई चांस सुल्तानपुर से हैं और पहुंच सकते हैं इन तक, तो प्लीज़ पहुंचिए और इनको मदद दीजिए। हम आपको बता दें क्या हाल है। 48 घंटे से अधिक माँ सलाखों के पीछे 4 साल का समर जो है बेटा है, माँ के बिना पूरी रात रोता रहा। खाने के समय हुआ तो 10 साल की बेटी सुंदरी और समर जो है माँ को ढूंढने लगे। दादी कौशल्या ने, दादी भी 70 साल के आसपास है, सोचिए उनके भी हाथ पैर खाते, किसी तरह से कहीं से जुगाड़ करके खिचड़ी खिलाकर दोनों को रात में सुला दिया। सुबह फिर से जब आँख खुली तो बेटा माँ के लिए रोने चिल्लाने लगा। कल से ही समर और सुंदरी दोनों जो छोटे बच्चे हैं उनको बुखार है। बड़ी बेटी प्रिया अपने छोटे भाई और बहन की देख रेख पर करते हुए रो पड़ती है कि अब वो क्या करे, माँ नहीं है, पिता नहीं है, कैसे वो दोनों बच्चों को संभाले। बहरहाल उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, किसी तरह से वो दोनों अपने भाई बहनों को संभाल रही है, लेकिन फिर भी उसे मदद की जरूरत है। प्रशासन द्वारा महेश के अबोध बच्चों के लिए कोई मदद अभी तक नहीं मिली है। ठीक, सुल्तानपुर का भाई ये चांदा कोतवाली क्षेत्र है। हम आपको जो है आनंद देव मिश्रा भाई पूछ रहे हैं, तो हम आपको बता दें ये चांदा कोतवाली चांदा थाना क्षेत्र है और ये गांव है किंदीपुर शायद। तो भाई अगर, हाँ, चांदा कोतवाली क्षेत्र गांव का है, हाँ किंदीपुर ही इस गांव। मैं एक बार फिर से चेक करके भाई बता देता हूं। अगर कोई भी मदद कर सकता है प्लीज इन बच्चों को मदद कीजिए, बहुत जरूरत है इनको आपकी मदद की। भाई जो नेता नगरी करते हैं, हम तो ज़्यादातर लोगों को मानते हैं कि फ्रॉड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज सेवी हैं, जो कहते हैं कि हाँ हम ख्याल रखेंगे, हमारा जब भी कोई बात होती है तो खट से उठ जाते हैं कि दलित को इंसाफ दो। ट्विटर पे दुनिया भर के नेता नगरी करने लगते हैं। हाँ, सुल्तानपुर में चांदा थाना क्षेत्र का किंदीपुर बाजार है, वहीं पर गांव है, वहीं का ये किंदीपुर गांव भी है, शायद वहीं का ये परिजन है। अगर आप वहां पहुंच सकते हैं तो वहां पर आपको इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप कोई भी हो मदद कर सकते हैं, जो भी अपनी इच्छा अनुसार कर दे, बहुत अच्छा रहेगा, इन तक मदद पहुंच जाएगी। ठीक, बहुत सारे लोग हैं
जो तुरंत मुहिम छेड़ देते, अरे दलित की हत्या हो गई, दलित की हत्या हो गई। भाई हत्या हुई, गुनहगार भी पकड़ गया, अब जिनको मदद की जरूरत है उनको तक मदद कर दो, तब तो बड़ी बात है। सिर्फ ट्विटर पे हंगामा खड़ा करना, रोड जाम कर देना, ये सब जरूरी नहीं है। असल में जो पीछे रह गए, जो जिंदा हैं, जिनको अभी जिंदगी की जंग लड़नी है, उनको मदद की जरूरत है, उन तक मदद पहुंचाओ। माँ ने जो किया उसके कर्मों की सजा उसे मिलनी चाहिए, ठीक, लेकिन बच्चे बेचारे निर्दोष हैं, उनका इसमें कोई लेना देना नहीं। उन्हें नहीं पता था कि उनकी माँ क्या कर रही है। पिता चले गए हैं, माँ है, 3 बच्चे हैं और एक बूढ़ी माँ है। वहीं 3 भाई हैं, महेश के 3 भाई हैं, ऐसा नहीं महेश सबसे छोटा था, 4 भाई थे, 3 भाई हैं, लेकिन तीनों भाई ना वो भी बहुत संपन्न नहीं है, सब मेहनत मजदूरी करते हैं, सबके 3-3 4-4 बच्चे हैं। अब वो अपने बच्चों को देखे कि इन 4 लोगों का बोझ और उठाए, उनसे नहीं हो पाएगा। वो कुछ दिन शायद थोड़ा सा, और कोई खेती बाड़ी इनके पास है नहीं, तो कुछ दिन तो वो शायद कुछ दे दें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा आप लोग जो हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, नेता नगरी के बवाल लेकर चलते हैं, अगर मदद कर सकते हैं तो इन तक मदद कर दीजिए। बहुत हमारी तरफ से हम हाथ जोड़ के कहेंगे भाई इनके बच्चों को बहुत जरूरत है। 4 साल का बच्चा है, हमारा भी एक बच्चा है, हम जब देखते हैं कि वो अपनी माँ के बिना नहीं रह पाता तो इन बच्चों को, और खाना नहीं रहेगा तो और बिल्केंगे। प्लीज़ मदद कीजिए, आपका बहुत एहसान रहेगा अगर कर सकते हैं, वरना झंडा बुलंद करने के लिए तो है ही। इसी तरह से हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, जो सच हैं, सच्चाई आप तक दिखाना हमारा काम है, हम वो कर रहे हैं। और अगर आप भी हमारे भी साथी लोग हैं, हमको इनको तनख्वाह नहीं देते, जो लोग हमें मदद करते हैं उनके तक हम उनसे ही हमारे लोगों की हम मदद करते हैं। तो अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपनी सामर्थ्य अनुसार हमें अनुदान या आर्थिक मदद भेज सकते हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे और इसी तरह से हम लगातार सच्ची खबरें आप तक दिखाते रहेंगे ताकि आप तक सच पहुंच सके। अनंत देव मिश्रा भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई अनंत भाई, अगर आप कर सकें तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप करो, कम से कम आप तो जाओ। बाकी दलित के ठेकेदार तो बहुत सारे बनते हैं, भले आप मिश्रा हो, पंडित हो, लेकिन आप मदद के लिए आगे बढ़ोगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी यार। बाकी जो लोग हैं, जो भी समाज सेवी सुल्तानपुर के हैं, जो भी किसी संगठन से जुड़े हैं, जो फला बिरादरी के संरक्षक हैं, फला बिरादरी के ठेकेदार हैं, बड़े फला बिरादरी को उठाने की बात करते हैं, तो ये भाई दलित है। हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कौन सा है, ये दलित परिवार है, ठीक है। पिता की डेथ हो गई, माँ जेल में है, पीछे छूट गए हैं 3 बच्चे, एक बूढ़ी माँ, गरीब परिवार है। किसी तरह से अनुदान जो इनको मिला था आवास योजना के तहत, उससे इनका आवास है। अब कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ खाने वाले बचे हैं, और उन खाने वालों को भगवान ने पेट दिया है तो उनको भूख लगेगी। भूख लगने के पेट भरने के लिए अनाज चाहिए, बाकी सब चीज़ें, और वो सब के लिए पैसे चाहिए। तो अगर आप पैसे से मदद करेंगे तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी। जो हुआ सो हुआ, जो पाप है वो पाप है, उसे मिटा नहीं सकते, लेकिन इन बच्चों की मदद करके आपको जरूर पुण्य मिलेगा। कई लोग शायद इस वजह से नहीं जा रहे होंगे, अरे बताओ ऐसे परिवार की कौन मदद करने जाए जिसमें माँ ही ने सब कुछ उजाड़ के रख दिया। माँ ने जब नहीं सोचा तो हम लोग क्या सोचे, अरे भाई नेता, उन बच्चे वोट नहीं दे सकते आपको, लेकिन दुआएं जरूर देंगे, तो मदद कीजिए। इसी तरह से हम आप तक सच्ची खबरें पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।